गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैंने आपसे कल ही बता दिया था कि आज से ट्रेंगल पढ़ेंगे। ट्रेंगल चैप्टर क्लास 9th में भी था, ट्रेंगल चैप्टर क्लास 8 में भी था, 7 में भी था। हम लोग क्लास 7 से ही कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के आगे की एक चीज़ है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी जो है उसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो उस समय जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्टार्ट किए थे तो हम लोग ये बोलते थे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, किसी दो फिगर के कॉन्ग्रुएंट होने की क्या मेन चीज़ें हैं जिससे वो फिगर दो, कोई भी दो चीज़ें क्या दो कोई भी दो फिगर क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। वो कौन सी स्थिति है जिसमें वो दो फिगर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग बोलते थे कि इफ़ टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज, अगर किसी दो फिगर का साइज और शेप दोनों अगर सेम हैं तब तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। और बात जब सिमिलरिटी की आती है तो सिमिलरिटी में दो फिगर का शेप जो है वो सेम तरीके का होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यही अंतर होता है सिमिलर फिगर में और कॉन्ग्रुएंट फिगर में। कॉन्ग्रुएंट फिगर में जो बातें होती हैं वो सेम शेप और सेम साइज दोनों की होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। आप सर्कल को ले लीजिए। सर्कल में अगर दो सर्कल मैंने सेम रेडियस का बनाया, एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये दो सर्कल अगर सेम रेडियस का है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर का हो गया तब ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि है तो दोनों सर्कल ही, शेप तो सेम ही है ना, दोनों सर्कल ही है, लेकिन दोनों की साइज जो है वो डिफरेंट है। ये 4 सेंटीमीटर का तो छोटा सर्कल होगा, वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस का है तो बड़ा सर्कल होगा। इससे आपने समझ लिया होगा कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कैसे कैसे होते हैं। अब यही सिमिलरिटी आप लोगों को ट्रायंगल में पढ़नी है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे भी 4 तरीके की कॉन्ग्रुएंसी होती, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। SSS, SAS, ASA और RHS, ये 4 तरीके की कॉन्ग्रुएंसी होती थी। जब हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे तो ट्रायंगल के सिमिलर होने की भी 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। होते 4 तरीके के हैं लेकिन आपके बुक में जो है वो 3 ही तरीके का है। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, इसकी बात बोल रहा है। एक बात और आपको मैं बता दूं, दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे, उसकी एक स्थिति है पहली कि वो इक्वी एंगुलर होने चाहिए। दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे,
वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कि ये इक्वी एंगुलर क्या होता है सर? तो इक्वी एंगुलर का मतलब ये होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इक्वी एंगुलर की बात हो गई पहला। दूसरा, दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, तब जाके दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मतलब ये जब हो गया तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसका रेशियो मतलब ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू बार और सी ए बाई आर पी, इन तीनों का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जाके कोई भी दो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। नहीं तो दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ये तो एक सर्कमस्टांस है। ये अगर नहीं होगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड एंड रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये तो सिमिलर ट्रायंगल का एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यही है कि आप लोग ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साथ में उनके साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या है? इक्वल है। ये तो हुआ आपका सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद मैं आपको इसके टाइप्स बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के सिमिलर ट्रायंगल आपके बुक में हैं। तो टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, पहला यस यस यस, अगर साइड्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल जो होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, पहला। दूसरा यस ए यस, साइड एंगल साइड, मतलब इसमें कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल का इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल है और इनके बीच का ये एंगल अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर मैं ले लूँ ए बी सी और ये ले लूँ मैं एक्स वाई जेड, तो ये ए बी बाई एक्स वाई, और अगर हम लोग लिख लें यहाँ पे ए सी बाई एक्स जेड और साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दूसरी हो गई, पहले वाले में मैं आपको एस का मतलब यही होता है, ये जैसे यहाँ पे है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स का अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है अगर आपस में इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलरिटी। तीसरा होता है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए को हम लोग ए भी कहते हैं। मतलब अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं।
ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर डबल ए है तो ट्रिपल ए तो अपने आप हो जाएगा। आप खुद देखिए यहाँ पे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल तो इसके बराबर होगा ही। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो एब्सोल्युटली इक्वल होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि कैसे, अच्छा अब आप पूछेंगे सर कैसे इक्वल हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये 30 तो ये 30, ये 70 तो ये 70, 30 70 अगर 100 हो गया तो ये 80 तो ये भी तो 80 होगा। तो ये तीनों जो हैं वो सिमिलरिटी हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इन्हीं तीनों से बेस क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिलेंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, तो वो टॉपिक्स क्या हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए इस पूरे चैप्टर में 4 थ्योरम थे, पहले 4 थ्योरम थे, चारों का प्रूफ हम लोग करते थे। उन चारों के प्रूफ में से कोई भी एक थ्योरम का प्रूफ पेपर में ज़रूर आता था, लेकिन अब 2 थ्योरम का प्रूफ हटा दिया गया है। तो लेकिन उस पे बेस क्वेश्चंस नहीं हटाए गए हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 2 थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसे आज हम लोग सीख लेते हैं। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे ही हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस थ्योरम को प्रूफ किया था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक और थ्योरम आपको इसमें प्रूफ करना पड़ेगा आगे चल के चैप्टर में, वो है पाइथागोरस का थ्योरम। वही 2 थ्योरम आप लोग को प्रूफ करने हैं। मतलब आपके जो दोनों टफ थ्योरम थे उन दोनों को हटा दिया गया है, जो 2 सिंपल थ्योरम थे उन्हीं को रखा गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उन दोनों थ्योरम के बेस क्वेश्चंस को नहीं हटाया गया है, क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो आप देखिए कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है। ट्रायंगल का वीडियो सारा के सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को कम से कम अभी 10 दिन लगेगा कराने में। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करिए, देखिए, समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड के किसी भी पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जा रही है, वो अगर तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है, तो इनके साइड्स का जो कटिंग डिवीज़न होगा, उसका जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये कि इफ़ डी ई पैरेलल बी सी, देन ये ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये है। यही आपको बताना है। इफ़ अ लाइन पैरेलल, इफ़ देखिए कोई भी अगर लाइन को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी 2 साइड के किसी भी पॉइंट से, ये लाइन यहाँ कहीं भी ड्रॉ हो सकती है। तो उस लाइन को अगर ड्रॉ किया गया है, वो लाइन जो ड्रॉ की जा रही है वो अगर तीसरी साइड के पैरेलल है, तो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में क्या करेगी,
डिवाइड करेगी। यही आपका थ्योरम है। इसी थ्योरम को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब अगर मैं इसको अब इसी थ्योरम को देखिए प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, एक फिगर बना लीजिए इस तरीके से आगे, ए बी सी, ये रहा डी, ये रहा ई, गिवन लिखेंगे। A triangle ABC in which DE parallel BC to prove, क्या प्रूफ करना है कि ये AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। अब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे कर लीजिए आप P, इसे कर लीजिए Q, और इसे क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। लिखिए ड्रॉ DP परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EQ परपेंडिकुलर ऑन AB, ज्वाइन BE एंड CD। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्लास 9th का एक चीज़ आएगा, मैं वो लिख रहा हूँ, देखिए ज़रा। एक चीज़ आप इस फिगर में बताइए मुझे, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, पैरेलल। तो हम लोग क्लास 9th में जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 9, तो उस चैप्टर में एक थ्योरम था कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया इफ दे ड्रॉ विथ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये ट्रायंगल DBE और ECD, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस ED पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल ED और BC पे है, इसीलिए इसकी जो एरिया होगी, इसकी जो एरिया होगी, इसकी जो एरिया होगी, इसकी जो एरिया होगी, आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ट्रायंगल्स DBE एंड ट्रायंगल ECD आर ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE and BC। By theorem, this implies that area of DBE, एरिया ऑफ ECD, इन दोनों के एरिया आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आप एक काम करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, ADE की एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ADE। ADE की एरिया क्या होगी, 1/2 बेस। इसका बेस कितना है मेरे को बताइए। इसका बेस, अगर इसको बेस ले लें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं,
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेस, अगर इसका मैं लिखूँ ए डी, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका बताइए जरा, ई क्यू, ई क्यू। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब इसी तरीके से एरिया आप डी बी ई, आप मेरे को बताइए डी बी ई में, डी बी ई में ये बेस रहेगा परपेंडिकुलर, तो यही ना रहेगा। क्यों, अब आप पूछेंगे सर क्यों, क्यों सर इसका परपेंडिकुलर ये अंदर से आप क्यों नहीं ड्रॉ किए? तो एक बात बताइए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर बनता है वो बाहर बनता है। इसका मतलब ये कि डी बी ई की जब एरिया निकालेंगे तो बेस ये रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर ई क्यू होगा। तो 1/2 बेस इसका बी डी हो गया और परपेंडिकुलर ई क्यू हो गया। अब इसी तरीके से फिर से आप ए डी ई की एरिया निकालिए, ए डी ई की एरिया फिर से निकालिए। अब आप इधर से मत निकालिएगा एरिया, इधर से निकालिएगा एरिया। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ए ई 1/2 हाफ इंटू बेस ए ई इंटू डी पी, तो 1/2 ए ई इंटू डी पी। अब फिर इसी तरीके से आप किसकी एरिया निकालेंगे, ई सी डी की। ई सी डी की जो एरिया होगी इसमें ये बेस होगा, अब परपेंडिकुलर तो यही होगा, तो 1/2 ई सी इंटू डी पी। देखिए ये 4 एरिया निकल गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई सी डी। आप बोलेंगे सर ये बराबर कैसे कर दिए आप? तो आप एक बात बताइए, ए डी ई यहाँ लिखा, ए डी यहाँ लिखा, सेम है। यहाँ मैंने डी बी ई लिखा है, यहाँ पे ई सी डी लिखा है, दोनों की एरिया अलग अलग है लेकिन आपस में इक्वल कैसे हो गई? ये यहाँ से इक्वल हो गई। इन दोनों की एरिया भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सभी की एरिया यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ से पुट कर दीजिए। तो 1/2 ए डी पहला वाला ये ए डी इंटू ई क्यू 1/2 बी डी इंटू ई क्यू 1/2 ए ई इंटू डी पी 1/2 ई सी इंटू डी पी 1/2 डी पी 1/2 ई क्यू। बचा क्या, ए डी बाई बी डी, यहाँ पे ए ई बाई ई सी। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान थ्योरम है और जानते हैं ये 4 नंबर में आता है पेपर में कभी कभी। इसीलिए मैंने आपको इतने आराम से इतने धीरे धीरे बताया। पेपर में आप इस क्वेश्चन को अगर आ जाएगा छोड़िएगा मत, मैं आपको बताया, आप इसे 4 बार करिए घर पे। देखिए अब 2 ही थ्योरम इस चैप्टर से आने हैं,
इसका मतलब ये कि इन दो थ्योरम में से कोई भी एक थ्योरम पेपर में 110% पूछेगा। तो आप को मैंने ये जो थ्योरम बताया आप इसे बहुत ध्यान से करिएगा। मैं आपको फिर से एक बार इस थ्योरम का रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, एक ट्रायंगल में अगर ए दो साइड के किसी भी पॉइंट से अगर कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाती है जो तीसरे साइड के पैरेलल होगी, तो वो लाइन उन दोनों साइड को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यही आपको प्रूफ करना था। तो गिवन में क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी। क्या प्रूफ करना है आपको, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ड्रॉ डी पी। देखिए यहाँ पे डी पी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है और ई क्यू जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, और मैंने ज्वाइन किया है बी ई और सी डी को। अब यहाँ का स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स। इसको ऐसे देखिए तब आपको समझ में आएगा। इसका मैं पिक भी लेके आपको सेंड कर दूंगा। पेपर में आप ऐसे ही करिएगा, आपको पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। देखिए वहाँ स्टेटमेंट लिखा है टू ट्रायंगल्स डी बी ई और ई सी डी। ये डी बी ई और ई सी डी, ये दो ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस डी ई। देखिए सेम बेस डी ई पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। तो लिखे हैं बाय थ्योरम ये डी बी ई की एरिया ई सी डी की एरिया आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वो हम लोग का क्लास 9th का थ्योरम है। अब यहाँ पे देखिए, ये चार ट्रायंगल की एरिया मैंने निकाली है। पहली एरिया ए डी ई के एरिया, देखो मैंने पहले एरिया इस साइड से निकाला है, अब फिर एरिया इस साइड से निकाली गई है। तो जब एरिया इस साइड से निकाली जाएगी तो ए डी ई की जो एरिया है वो क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई क्यू। ये बेस ये परपेंडिकुलर, और जब डी बी ई की एरिया के बाद तो ये बेस और यही परपेंडिकुलर काम करेगा। उस साइड की एरिया निकल गई, उसी तरीके से इस साइड की भी एरिया निकली है। ए के लिए डी पी परपेंडिकुलर का काम किया है, और जब लास्ट की एरिया निकली है ई सी डी में ई सी के लिए भी डी पी ही परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इस तरीके से आपकी चार के चारों एरिया निकल गई। फिर आपको सीक्वेंस वाइज इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। देखिए आप आपने यहाँ डिवाइड किया। ये तो सेम समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेम समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, फिर भी सेम है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में मैंने दिखा दिया है। इसीलिए मैंने उस स्टेटमेंट को सबसे पहले लिखा है और आपके बुक में वो स्टेटमेंट सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो बुक को ना देखिए, मैंने जैसे कराया है उसे देखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। अब देखिए फिर यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू रख दी, सब कट गया, तो जो बचा वही आपको प्रूफ करना था, तो आपका आंसर आ गया। अब इस पे बेस बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, अब उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बीपीटी का कन्वर्स भी होता है एक थ्योरम। बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम भी होता है। अच्छा, कन्वर्स थ्योरम में क्या होगा, कन्वर्स थ्योरम में होगा कि देखिए यहाँ पे गिवन में क्या था, गिवन में ये डी जो है इसके पैरेलल था, तब इन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल था। अब इसका जब कन्वर्स बोलेगा तो कन्वर्स में ये दोनों साइड का रेशियो बराबर रहेगा, तो डी ई बी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब गिवन में दिया रहेगा ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये डी ई और इज इक्वल टू क्या, डी ई पैरेलल बी सी हमें प्रूफ करना रहता है।
या वो करना पड़ता है। तो वो थ्योरम आता नहीं है, लेकिन कन्वर्स का जो क्वेश्चन है ना वो रहेगा आपके पास। तो जब वो क्वेश्चंस आएंगे, उनका जब हाँ जहाँ यूज होगा वहाँ वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे उनका यूज है और कैसे कैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ के करिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। समझिए, देखिए, जहाँ भी दिक्कत हो पूछिए। थैंक यू।